तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि टैंग वुलिन और उसके साथी एयरक्राफ्ट लेकर निकल चुके थे। अब आगे देखेंगे। पिछली कई पीढ़ियों के श्रेक सेवन मॉन्स्टर्स हमेशा से ही असाधारण ताकत के प्रतीक रहे थे। उनकी ताकत और नाम पूरे महाद्वीप में गूंजते थे। लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी डरावना हादसा दर्ज था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस घटना में श्रेक सेवन मॉन्स्टर्स की एक पूरी पीढ़ी के दो सदस्य मारे गए थे। उस समय तक श्रेक एकेडमी हमेशा शांत, संयमित और संतुलित मानी जाती थी। लेकिन उस घटना के बाद एकेडमी ने पहली बार अपने नुकीले दांत दिखाए। जो बदला लिया गया वह इतना भयानक था कि आज भी बड़े बड़े लोग उसे याद करके सिहर उठते थे। शन युए ने इस घटना के बारे में सेना की टॉप सीक्रेट फाइलों में पढ़ा था। उस एक ही घटना की वजह से सीधे सीधे फेडरेशन के 16 नए सदस्यों की सत्ता बदल गई थी। आम जनता को कभी यह नहीं बताया गया कि असल में हुआ क्या था। लेकिन फेडरेशन के ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त उथल पुथल मच गई थी। फाइलों में भी असली घटना का कोई विवरण नहीं था। बस इतना लिखा था कि उसके परिणाम बेहद घातक थे। श्रेक सेवन मॉन्स्टर्स के उन दो मृत सदस्यों से जुड़े हर इंसान की जिंदगी में ऐसे बदलाव आए जिन्हें वे कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसी दौरान सीसीए द्वारा उड़ाया जा रहा एयरक्राफ्ट आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका था। स्काईविंग F-17 की रफ्तार आम मेचा से कहीं ज्यादा तेज थी। पलक झपकते ही समुद्र क्षितिज पर नजर आने लगा। यह साफ दिख रहा था कि सीसीए को प्लेन उड़ाने का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन बेसिक कंट्रोल सिस्टम वह संभाल पा रहा था। पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचते ही उसने एयरक्राफ्ट का रुख सीधे समुद्र की ओर मोड़ दिया। अब उन्हें उस आइलैंड को ढूंढना था। लेकिन असली सवाल यही था, आइलैंड आखिर है कहां? गेशे ने दूर क्षितिज की ओर देखा। हवा में विजिबिलिटी लगभग 30 किलोमीटर तक थी। लेकिन कुछ ही पल में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां कोई एक आइलैंड नहीं था, बल्कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों छोटे बड़े आइलैंड्स का एक पूरा आर्किपेलेगो फैला हुआ था। कम से कम 100-200 आइलैंड एक साथ पानी के ऊपर बिखरे हुए थे। अब क्या करें? जेशे ने अपने आप से कहा। उसे यकीन था कि ये शिंगलान भी वही देख रही होगी। ये शिंगलान ने आंखें घुमाई। मुझसे मत पूछो, मैं कैप्टन नहीं हूं और उससे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। पहले वहां तक उड़ते हैं, फिर देखेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। पहले लैंड कर लेंगे और फिर आइलैंड ढूंढेंगे। जेजे गुस्से से बोला। अकेडमी सच में बेरहम है। सिर्फ 15 दिन दिए हैं। सील्ड शोरलाइन तो छोड़ो, जो मैप दिया है वो भी फेक लग रहा है। ये किसी एक आइलैंड का मैप हो ही नहीं सकता। तभी पीछे बैठी शू शाओयान की आवाज आई। रुको, मुझे मैप दिखाओ। नेविगेशन की जिम्मेदारी ये शिंगलन के पास थी। उसने तुरंत मैप आगे बढ़ा दिया। शू शाओयान ने ध्यान से मैप देखते हुए कहा, एक आदमी चाहे जितनी चालाक हो, लेकिन आइलैंड का शेप गलत नहीं हो सकता। शिंगलन, ऊपर से आइलैंड का शेप देखकर ढूंढो। अगर कोई आइलैंड इस शेप से मिलता जुलता दिखे तो उसी दिशा में बढ़ते हैं। ये सिंगलन की आंखें चमक उठी। उसने उंगलियां चटकाई। सही कहा शू शाओयान, तुम तो कमाल हो, उसी तरफ चलते हैं। उसने आर्चिपेलेगो की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी चमकने लगी, जैसे वह दूर दूर तक हर आइलैंड को स्कैन कर रही हो, मैप के शेप से मिलान करते हुए। इधर एयरक्राफ्ट की पीठ पर खड़ा टेंग वुलिन आंखें बंद किए तेज हवा का सामना कर रहा था। हवा उसके शरीर पर बेरहमी से वार कर रही थी। सौभाग्य से उसके पास ब्लू सिल्वर एम्परर का मजबूत सहारा था और उसका शरीर भी बेहद सहनशील था, वरना वह यहां तक कभी टिक ही नहीं पाता। उसे नीचे की स्थिति का अंदाजा नहीं था। फिलहाल वो बस यही कर सकता था कि जेचे और बाकी लोग सही जगह ढूंढ लें। तभी अचानक दो तेज चीख जैसी आवाजें गूंजी। टैंग वुलिन ने मुश्किल से सिर उठाकर ऊपर देखा। दो काले साए बिजली की तरह स्काईविंग F-17 के दोनों ओर से गुजर गए। वे भी फाइटर एयरक्राफ्ट थे, लेकिन उनकी स्पीड उनसे कहीं ज्यादा थी। वे दोनों प्लेन्स घूमकर उनके सामने आ गए और उनके साथ साथ उड़ने लगे। इसके बाद दो और प्लेन्स उनके दोनों ओर दिखे और फिर पीछे से दो और आ गए। कुल 6 फाइटर एयरक्राफ्ट, सबकी स्पीड बिल्कुल बराबर। शेरशाह के ईयरफोन में फिर वही सख्त आवाज गूंजी, तुरंत वापस लौटो। आदेश न मानने पर हम फायर करेंगे। शेरशाह ने तिरस्कार से कहा, कर सको तो फायर करके दिखाओ। इतना कहते ही उसने साइक्लिक कंट्रोल को जोर से दबाया और एयरक्राफ्ट को तिरछे नीचे की ओर डाइव करा दिया। नॉर्थ सी आर्मी कोर्प तो छोड़ो, ये शिंगलान भी इस अचानक मनूवर से घबरा गई। आसमान में मौजूद 6 फाइटर एयरक्राफ्ट ने तुरंत दिशा बदली और फिर से उन्हें घेर लिया। स्पष्ट था कि सीसीए की फ्लाइंग स्किल उनके सामने टिक नहीं सकती थी। इधर शेन्युए पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म में तेजी से कंट्रोल टावर पहुंच चुकी थी। उसके साथ वही मेजर खड़ा था जिसने टांग वुलिन के पूरे ग्रुप को पकड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिख रही थी।
स्थिति कैसी है? शेन्युए ने कर्नल लिू मिंग से पूछा। कर्नल लिू मिंग ने गंभीर आवाज में कहा, वे बहुत जिद्दी हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं। हम उनकी स्पीड कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे डीमन आर्किपेलेगो के पास न पहुंचे, लेकिन उनकी उड़ान बेहद खतरनाक हो चुकी है। किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल, क्या हम एयरबोर्न टारगेट एक्विजिशन शुरू करें? शेन्युए ने भौहें सिकोड़ी। नंबर 1 नॉर्थ सी मैका रेजिमेंट को पोजीशन लेने में कितना समय है? 1 मिनट से कम। एडवांस ट्रूप 20 सेकंड में पहुंच जाएगा। शेन्युए ने राहत की सांस ली। ठीक है, मेका रेजिमेंट के पोजीशन में आते ही एयरबोर्न टारगेट एक्विजिशन शुरू करो। उन्हें मेरे पास वापस लाओ। याद रहे, मुझे वे जिंदा चाहिए। किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अंडरस्टूड। स्काईविंग F-17 के अंदर चेचे दांत पीसते हुए बोला, ये लोग टेल रेडार से हमें पूरी तरह रोक रहे हैं। अगर हम निकल नहीं पाए तो क्या करेंगे? वे आर्किपेलेगो के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन 6 फाइटर एयरक्राफ्ट इतनी कुशलता से उन्हें ब्लॉक कर रहे थे कि उनका F-17 बार बार कोर्स से हट जाता। अगर शेष ये टकराने की धमकी देकर जबरदस्ती रास्ता न बनाता तो शायद वे कब के नॉर्थ सी बेस वापस खींच लिए गए होते। लेकिन यह तरीका ज्यादा देर नहीं चल सकता था। आखिर शेष ये एक एमेचर ही था। दूसरी तरफ के 2 प्लेन्स ने स्टॉल्ड टर्न किया और टरबाइन एयरफ्लो से उनके एयरक्राफ्ट पर जोरदार झटका मारा। स्काईविंग F-17 नीचे की ओर झुक गया और रास्ते से भटक गया। बाकी प्लेन्स भी यही तरीका अपनाकर उन्हें साइड में धकेलने लगे। साफ था कि सामने वाले सभी एक्सपर्ट पायलट्स थे। शुरुआती उड़ान सीख रहे चीचे के लिए उनके सामने टिकना नामुमकिन था। ये थिंगलान ने हिचकते हुए कहा, कैप्टन से पूछें, क्या हमें पहले ही एयर से उतर जाना चाहिए? शू शाओयान ने बिना बोले एयरक्राफ्ट के कैनोपी से टैंग वुलिन को हाथ के इशारों में सब कुछ बताया। टैंग वुलिन ने आसपास के प्लेन्स की हरकतें देख ली थीं। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने शू शाओयान की ओर हाथ हिलाया और फिर खुद की ओर इशारा किया। तभी चीचे अचानक चिल्लाया, मेचा! एक तेज गड़गड़ाहट के साथ नीचे से 6 मेचा उड़ते हुए आए। उनकी स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट से कम नहीं थी। सभी मेचा काले रंग से ढके हुए थे। उसी समय ऊपर उड़ रहे 6 प्लेन्स के नीचे से इजेक्शन पोर्ट्स खुले। अगले ही पल हवा में बड़े बड़े जाल तेज रफ्तार से फेंके गए, सीधे स्काईविंग F-17 की ओर। जाल इतनी सटीकता से फेंके गए थे कि उन्होंने टरबाइन इजेक्टर्स को छुआ तक नहीं। एयरक्राफ्ट को पूरी तरह ढकते ही वे कस गए। 6 प्लेन्स की संयुक्त ताकत एक अकेले एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा थी और स्काईविंग F-17 को जबरदस्ती बेस की ओर खींच लिया गया। एयरबोर्न टारगेट एक्विजिशन सफल हो चुका था। टेंग वुलिन ने ऐसा तरीका न कभी देखा था न सुना था। यह उसके लिए आंखें खोल देने वाला अनुभव था। तभी एरोक्राफ्ट की पीठ पर पूरे समय झुका बैठा टेंग वुलिन अचानक सीधा खड़ा हो गया और अगले ही पल उसके सामने एक विशालकाय प्राणी प्रकट हो गया। उस समय एयरबोर्न टारगेट एक्विजिशन में लगे 6 फाइटर एरोक्राफ्ट, नीचे सुरक्षा में उड़ते 6 काले मेका और कंट्रोल टावर में मौजूद हर व्यक्ति, सबकी नजरें उसी पल पर टिकी हुई थीं। कंट्रोल टावर से पूरा नजारा बिल्कुल साफ दिख रहा था। बड़े बड़े रेडार आसमान की हर हलचल को साफ पकड़ रहे थे। सच कहें तो अगर नॉर्थ सी आर्मी चाहता तो टैंग वुलिन और उसके साथियों को आसमान से गिरा देना उनके लिए बच्चों का खेल होता। नॉर्थ सी आर्मी कोर्प की एयर डिफेंस सिस्टम के सामने एक बार सोल कैनन बॉल चल जाए तो कोई भी बच नहीं सकता था। लेकिन सवाल यह था, क्या वे सच में ऐसा कर सकते थे? भले ही टैंग वुलिन और बाकी लोगों ने उनका एयरक्राफ्ट उधार लिया हो, लेकिन वे आम लोग नहीं थे। वे स्पेशल पर्सन्स थे। अगर सेना ने जरा भी ज्यादा हिंसक कदम उठाया तो मुसीबत खुद उनके सिर पर आ जाती। इसी वजह से उन्हें नरम तरीकों से ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करनी पड़ रही थी। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स को मारना मना था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना पूरी तरह जायज था। उनकी मौत भले ही भयानक नतीजे लाती, लेकिन उनकी गिरफ्तारी श्रेक एकेडमी के लिए जबरदस्त झटका होती। इंपीरियल सन मून सोल इंजीनियर एकेडमी या सेना बड़ी आसानी से कह सकती थी, ये हैं वो श्रेक 7 मॉन्स्टर्स जिन्हें तुमने चुना था। इनमें तो कुछ खास था ही नहीं। यही वजह थी कि लेफ्टिनेंट जनरल शेन युए ने खुद इस ऑपरेशन की कमान संभाली थी। वह शांति से कंट्रोल टावर में खड़ी इंतजार कर रही थी कि उन्हें पकड़कर वापस लाया जाए। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने शेन्युए को भी हैरान कर दिया। आसमान में मिड एयर एक्विजिशन पूरा कर चुके 6 फाइटर एयरक्राफ्ट मुड़ चुके थे और उस एयरक्राफ्ट को वापस खींच रहे थे जिसमें श्रेक 7 मॉन्स्टर्स सवार थे। तभी अचानक एक विशालकाय आकृति ने उस बड़े जाल को फाड़ डाला। स्काईविंग 17, जो लगभग 36 मीटर लंबा था, उसके ऊपर एक भयानक और राजसी आकृति खड़ी थी।
उसकी ऊंचाई 60 मीटर से भी ज्यादा थी। उसका अस्तित्व ही इतना डरावना था कि जैसे ही वह प्रकट हुआ, स्काईविंग 17 और उसके आसपास उड़ रहे छहों एयरक्राफ्ट संतुलन खो बैठे। सामान्य हालात में छह एयरक्राफ्ट एक अकेले एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। यही एयरबोर्न टारगेट एक्विजिशन की बुनियाद थी। लेकिन जब लक्ष्य के ऊपर अचानक एक ओवरलॉर्ड ड्रैगन आ जाए, तो पूरा समीकरण ही बदल जाता है। एक अकेले एयरक्राफ्ट ने छहों को नोज डाइव में डाल दिया। सभी एयरक्राफ्ट सीधे नीचे समुद्र की ओर गिरने लगे। नीचे उड़ रहे छह काले मैची पूरी तरह चौंक गए। गिरते हुए एयरक्राफ्ट उनसे टकराने ही वाले थे और वे किसी तरह बिखर कर बचे। टैंग वुलिन ने हाथ उठाया। ब्लू सिल्वर एम्परर की बेलें लहराईं और स्काई विंग 17 का कॉकपिट कैनपी चकनाचूर हो गया। अगले ही पल तेज हवा की गर्जना पूरे कॉकपिट में भर गई। अब कॉकपिट पूरी तरह खुल चुका था। ये शेफ फुल थ्रॉटल के लिए तैयार रहो। ओवरलॉर्ड ड्रैगन के ऊपर बैठे होने की वजह से एयरक्राफ्ट की हालत अजीब हो चुकी थी। उसका टेल नीचे की ओर झुक गया था और गिरते वक्त वह आसपास के छह एयरक्राफ्ट को भी खींच रहा था। ओवरलॉर्ड ड्रैगन खुद भी थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। अब जाकर छहों एयरक्राफ्ट को होश आया। उन्होंने तुरंत कैप्चर नेट्स छोड़ दिए और अलग अलग दिशाओं में फैल गए। जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वे अपने एयरक्राफ्ट को तुरंत संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसे हालात में सबसे बेहतरीन पायलट को भी कंट्रोल पाने में समय और मजबूत मानसिक शक्ति चाहिए होती है। एक्सेलरेट! टेंगुलिन जोर से चिल्लाया। ओवरलॉर्ड ड्रैगन तुरंत गायब हो गया और टेंगुलिन वापस एयरक्राफ्ट की पीठ पर आ गया। ब्लू सिल्वर एम्परर की बेलें फैलकर अंदर बैठे चारों लोगों को कसकर लपेटने लगीं। शीशे ने थ्रॉटल पूरी ताकत से आगे धकेला। एयरक्राफ्ट हवा में बुरी तरह कांपा और फिर अचानक नई दिशा में तेजी से बढ़ गया। कीशे को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। एक झटके में एयरक्राफ्ट उस पूरे इलाके से बाहर निकल गया और सातों लोग उसके साथ थे। एयरक्राफ्ट ऊपर की ओर चढ़ा और फिर कंट्रोल सिस्टम ने अपने आप उड़ान की ऊंचाई संभाल ली। किस्मत अच्छी थी, वे सीधे आर्किपेलागो की दिशा में जा रहे थे। उस वक्त तक छहों फाइटर एयरक्राफ्ट अभी भी खुद को संभालने में लगे थे और नीचे छह काले मेजा उनके बचाव के लिए दौड़ पड़े थे। उनकी पहली प्राथमिकता अपने साथियों की सुरक्षा थी। स्काईविंग 17 अब किसी पिंजरे से छूटे छोटे पक्षी की तरह सीधे आर्किपेलेगो की ओर उड़ रहा था। ऊंचाई कम करो, टैंगुलिन ने चिल्लाकर कहा। खुले कॉकपिट की वजह से उसकी आवाज आसानी से चीचे तक पहुंच गई। केजे हाँफते हुए बोला, कैप्टन, ये तो हद हो गई। सब तैयार हो जाओ, टंगवुलिन ने कहा। 3 गिनती पर सब सीट बेल्ट खोल देना। ये बात अंदर बैठे चारों लोगों के लिए थी। जेशे हंस पड़ा। तैयार रहो। उसने थ्रॉटल छोड़ दिया। 1, 2, 3। टैंगवुलिन ने गिनती पूरी होते ही जोर से छलांग लगा दी। उसी पल ब्लू सिल्वर एम्पायर की बेलों ने बाकी छहों को भी खींच लिया। सातों लोग एक साथ एयरक्राफ्ट से बाहर निकल आए। आसमान में ब्लू सिल्वर एम्पायर से लिपटे हुए वे एक अजीब सी आकृति में तैर रहे थे। कंट्रोल टॉवर में मेजर बिंग फेंक की आंखें फटी रह गईं। ये ये कैसे मुमकिन है? 6 फाइटर एयरक्राफ्ट और 6 मेका की पूरी स्क्वाड होने के बावजूद वे घेरा तोड़ने में कामयाब हो गए थे। टैंगुलिन और बाकी लोग एयरक्राफ्ट से कूद चुके थे और स्काई विंग 17 आर्किपेलागो के भीतर गहराई में उड़ता चला गया। पीछे से भारी मीचा यूनिट आ चुकी थी, लेकिन किसी ने भी आर्किपेलागो की सीमा पार नहीं की। और फिर अजीब बात हुई। जो स्काईविंग 17 अभी अभी सीमा पार कर गया था, वह अचानक नीचे की ओर गिरने लगा। किसी भ्रम जैसी रोशनी चमकी और एयरक्राफ्ट हवा में ही गायब हो गया। न कोई धमाका, न कोई मलबा। टैंगवुलिन के पास इन बातों पर सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत शूलिजी द्वारा पहले से तैयार एजिलिटी सूप बन मुंह में डाल लिया ताकि उसका वजन कम हो सके। बाकी लोगों ने भी वही किया। युए जंगयू और युआनिन येहुई ने एक साथ अपने पंख फैलाए। काले और सफेद पंखों की जोड़ी बनाते हुए वे हवा के बहाव का सहारा लेकर सबको संतुलित रखने की कोशिश करने लगे। ये तो गजब है, मजा आ गया, चेचे खुशी से चिल्लाया। जिंदगी में पहली बार उसे इतना रोमांच महसूस हो रहा था। बिगिनर स्तर की पायलटिंग स्किल के बावजूद वह अपने साथियों को ऐसे घेराव से निकाल लाया था। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी? टैंग वुलिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी का एक घेरा फैल गया। अगले ही पल सातों को लगा जैसे उनका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया हो, मानो वे हवा में तैर रहे हों। माउंटेन ड्रैगन किंग का टार्सो बोन टैंग वुलिन को ग्रेविटेशनल कंट्रोल सोल स्किल देता था। ईवल सोल मास्टर से लड़ते समय वह इस स्किल का कई बार इस्तेमाल कर चुका था। इसके अलावा एक और डिफेंसिव सोल स्किल भी था,
लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए अभी उसकी कल्टीवेशन पर्याप्त नहीं थी। उसे महसूस होता था कि 7 रिंग्स तक पहुंचे बिना वह उस स्किल को नहीं चला पाएगा। कंट्रोल टावर में कर्नल ल्यू मिंग ने भारी आवाज में कहा, जनरल। शेन युए की भौहें कस गईं, लेकिन ऊंचे पद पर होने की वजह से वह खुद को संभाले रही। छोड़ दो, उसने कहा, उन्हें अंदर जाने दो। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये इसी पीढ़ी के श्रेक 7 मॉन्स्टर्स हैं। डीमन आर्कीपेलेगो की हर एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखो। कॉम्बैट प्रिपरेशन लेवल 3 उस जगह पर किसी का जाना शुभ नहीं होता। हाँ, कॉम्बैट प्रिपरेशन लेवल 3। शेन्युए ने मेजर बिंग फंग की ओर देखा। मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेजर बिंग फंग तुरंत सीधा खड़ा हुआ और सल्यूट किया। यस। शेन्युए मुड़कर बाहर निकल गई और मेजर बिंगफंग उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ा। कर्नल ल्यू मिंग ने उन्हें जाते हुए देखा और तभी जाकर राहत की सांस ली। सुबह सुबह ही इतना बड़ा हंगामा हो गया था जिससे उसका सिर दर्द करने लगा था। जांच के नतीजे आ चुके थे। लूफू और उसकी टीम सुरक्षित थी और होश में आ चुकी थी। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी, लेकिन स्काईविंग 17 खो गया था। सेना के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान था और सबसे बड़ी बात, डीमन आर्किपेलेगो उनके लिए फॉरबिडन टेरिटरी था। जब श्रेक एकेडमी के लोग वहां दाखिल हो जाएं, तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। एयरक्राफ्ट को वापस लाने का तो सवाल ही नहीं था। आसमान में ग्लाइड करते हुए जब सब कुछ थोड़ा स्थिर हुआ, तो टांग बुलिन ने नीचे आर्किपेलेगो को ध्यान से देखा। वहां ढेरों आइलैंड्स फैले हुए थे, लेकिन अजीब सी खामोशी थी। सभी छोटे बड़े आइलैंड्स बिल्कुल काले थे। जमीन बेहद जटिल थी। थोड़ी बहुत वेजिटेशन थी, लेकिन वह भी काली लग रही थी, जैसे सब कुछ स्याही में डूबा हो। और सबसे अजीब बात, इन आइलैंड्स के चारों ओर लगभग 300 मीटर तक समुद्र का पानी भी काला था। दूर का नीला समुद्र इससे बिल्कुल उल्टा लग रहा था। यह जगह बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, और यही उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग की जगह बनने वाली थी। टैंगुलिन को बिल्कुल भी नहीं लगा कि 15 दिनों में यहां पहुंच जाना ही सबसे बड़ी मुश्किल थी। असल मुश्किलें अब शुरू होने वाली थीं। वहां अचानक ये शिंगलान चिल्लाई और उसने आगे किसी चीज की ओर उंगली उठा दी। ये शिंगलन शुरू से ही इस आर्कीपेलेगो पर नजर टिकाए हुए थी। उसकी आंखें लगातार एकेडमी द्वारा दिए गए मैप के शेप से मिलते जुलते आइलैंड को ढूंढ रही थीं। जब सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा तो सच में वहां एक बड़ा आइलैंड दिखाई दिया जिसका आकार मैप से काफी मिलता जुलता था। तंग वुलिन को आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यू जेंग्यू और यूएन यूई पहले ही अपनी दिशा बदल चुके थे और सबको लेकर उस आइलैंड की ओर ग्लाइड करने लगे। वे इस वक्त आसमान में कुछ हजार मीटर ऊपर थे और धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। तभी अचानक सातों के शरीर एक साथ कांप उठे। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य चीज ने उन्हें एक पल के लिए थाम लिया हो। उसके तुरंत बाद आसपास की स्पेस हल्की सी मरोड़ खा गई। फिर वे दोबारा सामान्य तरीके से नीचे गिरने लगे। एक पल के लिए टैंगवुलिन और बाकी सबको अजीब सी उलझन महसूस हुई। लेकिन उसी क्षण नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प्स के रेडार से सातों पूरी तरह गायब हो चुके थे। गुरुत्वाकर्षण बल अचानक काफी बढ़ गया। वह सातों को जोर से नीचे की ओर खींचने लगा और उनकी गिरने की रफ्तार तेज हो गई। तंग वुलिन ने गहरी आवाज में कहा, सब शांत रहो, कुछ नहीं होगा। शाओयान, स्टार चेन। चू शाओयान के शरीर पर सोल रिंग की रोशनी चमकी। उसने तुरंत अपना चौथा सोल स्किल चलाया। चमकती हुई सुनहरी स्टार चेन निकली और पल भर में सातों को आपस में जोड़ दिया। जब वे एयरक्राफ्ट से कूदे थे, तब वे लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर थे। अगर कोई बिना पंखों के इतनी ऊंचाई से सीधे गिरे, तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में जमीन से टकरा जाए। पंखों के बावजूद मुश्किल से 5 मिनट ही गुजरे थे और वे लगभग जमीन को छूने ही वाले थे। युआनिन येहुई और युए जंग्यू ने ब्लड थर्स्ट बीन बंस खा रखे थे। वे पूरी ताकत से पंख फड़फड़ा रहे थे, ताकि गिरते वक्त सबके शरीर चकनाचूर न हो। टैंगुलिन बीच में केंद्र की तरह था। उसकी मोटी ब्लू सिल्वर एम्परर बेलों ने सबको जोड़ा हुआ था। वह पूरी तरह शांत था, हालात से बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं। जैसे जैसे वे जमीन के करीब आते गए, दृश्य और साफ होता गया। जमीन पूरी तरह काली थी, लेकिन वह न पत्थर थी न मिट्टी। पहाड़ों की उतार चढ़ाव वाली जमीन पर पौधे उगे हुए थे, और हैरानी की बात यह थी कि वे भी काले थे। इसी वजह से दूर से देखने पर पूरा आइलैंड किसी काले राक्षस जैसा लगता था। बैटल आर्मर के एनहांसमेंट की वजह से युए जंग्यू और युआनिन ये हुई बढ़े हुए ग्रेविटेशनल फोर्स के बावजूद खुद को संभाल पाए। वे अपने टारगेट आइलैंड की ओर बढ़ते हुए लगातार नीचे उतरते जा रहे थे। सब संभल जाओ, तंग वुलिन ने जोर से चेतावनी दी। उसके शरीर पर मौजूद पांचों सोल रिंग्स हल्की रोशनी से चमक उठे। नीले सुनहरे रंग की ब्लू सिल्वर एम्परर बेलें बड़ी संख्या में उसके शरीर से फैलने लगी।
जैसे ही वे जमीन से टकराने वाले थे, युआनन येहुई और युए जंगयू ने पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाकर गिरने की रफ्तार कम करने की कोशिश की। फिर भी सातों किसी उल्का पिंड की तरह जमीन की ओर झपट रहे थे। उसी पल टैंगुलिन का दूसरा सोल रिंग अचानक तेजी से चमका। ब्लू सिल्वर एम्परर की बेलें इंसान की जांघ जितनी मोटी हो गईं। जैसे ही बेलें जमीन से टकराईं, वे नीचे की ओर मुड़ गईं। उनकी जबरदस्त लचीलापन शक्ति ने गिरने के झटके को काफी हद तक सोख लिया, जैसे कोई गद्दा बिछा दिया गया हो। सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी, जो एक छोटे सुनहरे ड्रैगन जैसी लग रही थी। उसने जमीन को जोर से धक्का दिया। उस रिबाउंड से टंग वूलिन दोबारा ऊपर उछल गया। उसने हाथ झटका और ब्लू सिल्वर एम्पायर में लिपटे बाकी साथी भी उसके साथ उछल गए। इस तरह गिरने का पूरा झटका बिखर गया। वे कुछ पल हवा में ठहरे और फिर इस बार बहुत धीरे धीरे जमीन पर उतरे। सबके सुरक्षित उतरते ही टैंग वुलिन ने अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर पेलें वापस खींच ली। सभी ज्यादा डरे हुए थे, घायल नहीं। ये तो जबरदस्त था। चेचे खुशी से चिल्ला उठा। सच में ये सबके लिए पहली स्काई डाइविंग थी। रोमांचक तो थी, लेकिन फिर भी हालात उनके नियंत्रण में ही रहे। हालांकि टैंक विलेन पायलट नहीं था, लेकिन पूरे ऑपरेशन का दिमाग वही था। रणनीति बनाना, सही समय पर फैसला लेना और सबको सुरक्षित उतारना, सब उसी की वजह से संभव हुआ। खासकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन का इस्तेमाल वही निर्णायक चाल थी। उसी से फाइटर एयरक्राफ्ट और मेका उनसे पीछा छुड़ा पाए। अगर वो अचानक हाई स्पीड डिप न होता तो नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प्स के घेराव से निकलना आसान नहीं था। सब ठीक हो? तंग वुलिन ने पूछा। हम ठीक हैं, बाकी सबने इशारों में जवाब दिया। वे सभी वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स थे। उतरते वक्त झटका जरूर लगा था, लेकिन उनके बैटल आर्मर की डिफेंसिव क्षमता काफी थी। टैंग वुलिन ने हाथ के इशारे से सबको पास बुलाया। वे तुरंत उसके चारों ओर फॉर्मेशन में इकट्ठा हो गए। टैंग वुलिन, ये शिंगलान, युए जंगयू और युआनन येहुई ने बाकी तीनों को बीच में घेर लिया। अब जाकर उन्हें आसपास को ठीक से देखने का मौका मिला। कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट की समुद्री हवा बेहद ठंडी थी। इसी वजह से आइलैंड पर ज्यादातर कुनिफरस जंगल थे। दूर से देखने पर वे घने और भरे पूरे लगते थे। लेकिन डरावनी बात यह थी कि पेड़, झाड़ियां, जमीन, सब कुछ स्याही की तरह काला था। उस दृश्य को देखकर दिल में अनजाना डर बैठ जाता था, जैसे इस काले जंगल में अनगिनत परछाइयां छुपी हों। टैंगुलिन ने आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाकर आसपास की ऑरा को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ काला होने के बावजूद कोई घनी डार्क ऑरा नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कोई आम जंगल हो। ये जगह आखिर है क्या? टेंगवुलिन के दिल में हल्का सा संदेह उभरा। डीमन आइलैंड नाम यूं ही नहीं पड़ा होगा। एकेडमी की मिलिट्री ट्रेनिंग का स्थान यह जगह संयोग से नहीं हो सकती। एल्डर कई और बाकी लोग भी यहां आकर बुरे अनुभव झेल चुके थे। जो एक्सपर्ट्स आगे चलकर हाइपर दुलुओ बने, वे भी अपने युवा काल में असाधारण प्रतिभा वाले लोग थे। कैप्टन, अब क्या करें? चीजे ने धीमी आवाज में पूछा। टैंग वुलिन ने कहा, बारी बारी से आराम करेंगे, पहले खुद को पूरी तरह संभालना जरूरी है। वे अंधाधुंध आगे नहीं बढ़ सकते थे। युआनन येहुई और युए जंगयू ने अभी ब्लड थर्स्ट बीन बंस खाए थे और उनकी हालत काफी थकी हुई थी। बाकी लोग भी अलग अलग स्तर पर एग्जॉस्टेड थे। अभी अभी की लैंडिंग ने शरीर और दिमाग दोनों पर जोर डाला था। शू शाओयान, शू लीजी और सेसिए सबसे पहले बैठ गए और अपनी सोल पावर रिकवर करने लगे। बाकी चारों उनके चारों ओर पहरा देने के लिए खड़े रहे। टैंगुलिन का तीसरा सोल रिंग चमका और उसके चारों ओर से रोशनी के गोल घेरे फैल गए। ब्लू सिल्वर गोल्डन अरे, ये एलिमेंटल स्ट्रिपिंग और शक्तिशाली ग्रुप कंट्रोल की क्षमता रखता था। जेंग्यू, युआनन, तुम दोनों भी आराम करो। शिंगलान और मैं पहरा देंगे। ठीक है। ब्लड थर्स्ट बीन बंस के साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे थे। युवानिन येहुई और युए जंगयू की कल्टीवेशन कमजोर नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा ताकत खर्च कर दी थी। खासकर युए जंगयू, जिसने पहले सेक्रीफाइस इस्तेमाल किया था, उसकी लाइफ एनर्जी भी काफी खप चुकी थी। अब वह सच में थक चुका था। टैंग वुलिन की आंखों में बैंगनी रोशनी चमकी। उसने पर्पल डीमन आईज का इस्तेमाल कर चारों ओर बारीकी से देखा, फिर चुपचाप ब्लू सिल्वर एम्परर को फैलाकर आइलैंड की लाइफ फोर्स को महसूस करने लगा। स्पिरिट एबिस रेल्म तक पहुंचने के बाद उसकी सेंसिंग एबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। खासकर ब्लू सिल्वर एम्परर के साथ मिलकर पौधों से संवाद करना उसके लिए आसान था। तभी सबसे पहले बैठे सीसीए ने अचानक आंखें खोल दी। वह डर के साथ बोला, यहां ओरिजिन एनर्जी क्यों नहीं है? मैं अपनी सोल पावर रिकवर ही नहीं कर पा रहा।
उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाकी लोगों ने भी आंखें खोल दी। उनके चेहरों पर भी वही हैरानी थी। सबको एक ही एहसास हो रहा था, इस आइलैंड पर ओरिजिन एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। टैंग वुलिन के दिमाग में बिजली सी चमकी। उसने तुरंत ध्यान लगाकर महसूस किया। सच था, डीमन आइलैंड पूरी तरह खाली था। यहाँ पहले से ही एलिमेंटल स्ट्रिपिंग हो चुका था। बाकी सारी ऑरा सामान्य थी, लेकिन ओरिजिन एनर्जी का नामो निशान नहीं था। ओरिजिन एनर्जी के बिना कल्टीवेशन बेस को रिकवर करने का कोई जरिया नहीं था। सोल पावर एक बार खर्च हो जाए तो वापस नहीं आती। भले ही वे सोल स्किल न भी चलाएं, फिर भी सोल मास्टर होने के नाते सोल पावर धीरे धीरे खर्च होती रहती है। खास तौर पर सोल किंग स्तर के सोल मास्टर्स के लिए शरीर की सुरक्षा और मिस्टीरियस हेवन मेथड की कल्टीवेशन अपने आप सोल पावर खर्च करती रहती है। अगर कोई जगह पूरी तरह ओरिजिन एनर्जी से खाली हो, तो बिना कुछ किए भी सोल पावर धीरे धीरे सूख जाती है। युए जंगयू का चेहरा बदल गया। क्या ये वही लेजेंडरी फॉरबिडन लैंड है? तंग वुलिन ने उसकी ओर देखा। फॉरबिडन लैंड, वो क्या होता है? युए जंगयू ने गंभीर आवाज में कहा, हमारे क्लैन के एंशिएंट रिकॉर्ड्स में लिखा है, प्राइमोर्डियल ईरा में डिवाइन रेल्म ने कुछ खास जगहों को सजा दी थी। उन जगहों को फॉरबिडन लैंड बना दिया गया था। वहां से जीवन का अस्तित्व छीन लिया गया था। ऐसी जगहों पर ओरिजिन एनर्जी बन ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ तो पौधे हैं। अगर ये फॉरबिडन लैंड होता तो यहाँ कुछ भी जिंदा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।